इस एपिसोड में खून और धोखेबाजी, भारत के अतीत के काले अध्याय। पहला, तुगलकाबाद से दौलताबाद और वापस। यात्रियों की कहानियां मोहम्मद बिन तुगलक को एक अस्थिर राजा बताती है जिससे डर लगता था। मोहम्मद बिन तुगलक तो एक साइको था। वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता था। वो करीब करीब पागल आदमी था। फिर मुर्शिदाबाद का उत्थान और पतन, जो एक समय पर दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, जहां षड्यंत्रकारियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मजबूती से पैर जमाने का मौका मिला। सब जानते हैं कि उन्होंने क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी को हायर किया कि अगर वो सिराजुद्दौला से छुटकारा पा लेते हैं तो क्लाइव को 10 लाख पाउंड्स देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 लाख पाउंड्स देंगे। सदियों पुरानी संरचनाएं समेटे खड़ी हैं रहस्य अतीत के। अनजानी राहों पर, भूली बिसरी कहानियों में, लोक कथाओं में छिपा है अनकहा इतिहास भारत का। उसके अनदेखे अजूबे और अनजाने रहस्य। इंडिया, मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज विथ विलियम डेलरिम्पल। मेहरौली बदरपुर हाईवे दिल्ली की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक। कम ही लोग जानते हैं कि इसे 700 साल पहले यहां रहने वाले राजाओं ने बनवाया था। 1321 में ये सड़क कुतुब मीनार और दिल्ली के पुराने शहर को तुगलकाबाद से जोड़ती थी, तुगलकों के नए किले से, जो एक विवादित मूल का राजवंश था। अनगिनत यात्री ढलानदार मजबूत किले की दीवारों के करीब से गुजरते हैं, पर कुछ ही लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुगलकाबाद ऐतिहासिक विवरण से समृद्ध है। इसके शासकों का साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। वो उत्तर से मंगोल आक्रमणों को पीछे धकेलने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। तुगलकाबाद उनके साम्राज्य का मुख्य गढ़ था। तुगलकों ने असल में एक बहुत बड़े साम्राज्य को कंट्रोल किया था। उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान तक पर शासन किया और दिल्ली उनका केंद्र थी, जो आज की तरह सैकड़ों मील में फैला हुआ एक तरह का मेगालोपोलिस था, जिसमें अलग अलग केंद्र और अलग अलग शहरी गांव थे जो सभी उसमें जुड़े हुए थे। यह दिल्ली का तीसरा शहर था जो बसाया गया था। इसका किला 6.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कुछ दीवारें लगभग 100 फीट तक ऊंची हैं। समय कुछ संरचनाओं पर निर्दयी रहा है, लेकिन दूसरे राजा गियासुद्दीन तुगलक की कब्र खूबसूरती से संरक्षित है। गियासुद्दीन को भले ही उनके शानदार मकबरे के लिए याद किया जाता है, लेकिन वो उनका बेटा है जो असल में इतिहास के पन्नों में छाया हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के लिए अपने पिता की हत्या करवा दी थी। उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जो एक और प्रतिभाशाली था और दूसरी ओर खतरनाक रूप से मानसिक रोगी भी था। राजा के पागलपन का सबसे बड़ा विवरण इब्न बतूता से मिलता है, एक मोरक्कन यात्री जिसने तुगलक के दरबार में काम किया था। इब्न बतूता की यात्राएं काफी मशहूर हैं। वो मोरक्को के टैंजियर्स से अपनी यात्रा पर निकले और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली आ पहुंचे। यात्राओं की एक श्रृंखला में बतूता ने अफ्रीका, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, यहां तक कि चीन तक 1,17,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की थी। इब्न बतूता ने तुगलक के दरबार में भयानक अत्याचार देखे। उन्होंने लिखा कि लगभग हर दिन कैदी किसी न किसी तरह की सजा से गुजरते थे। तुगलक को एक ना मिटने वाली भूख थी क्रूरता की।
और खून की। इब्न बतूता के लिए ये काम आसान नहीं था। तुगलक की ज्यादतियों के उनके विस्तृत विवरण आज भी मौजूद हैं। इब्न बतूता साफ साफ कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक तो एक साइको था। अगर खुले लफ्जों में कहें तो वो कब क्या कर दे कुछ पता नहीं होता था, और वो करीब करीब पागल आदमी था। जब भी वो दरबार में जाना चाहते थे तो उन्हें महल के आंगन में कटे फटे अपराधियों के टुकड़े पड़े मिलते थे। उन्हें पैरों और हाथों और आधे शवों के बीच से गुजरना पड़ता था। यहाँ तक कि इब्न बतूता जैसे आदमी के लिए भी, जिसने एशिया में हर तरह की अजीब चीजें देखी थी, ये कुछ ऐसा था जिससे उन्हें लगा कि वो बेहिसाब आतंक की भावना पैदा करने वाला शासक था। उत्तर से मंगोल आक्रमण के खतरे के कारण शरणार्थियों की वजह से दिल्ली की आबादी काफी बढ़ गई थी। इसने तुगलक को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसके लिए वो हमेशा बदनाम रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने आबादी के एक हिस्से को दिल्ली से महाराष्ट्र के हिंदू इलाके में ले जाने का फैसला किया। प्राचीन देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद यानी धन का शहर रखा गया था, जो आज औरंगाबाद कहलाता है। ये नई राजधानी होनी थी। दिल्ली की राजधानी को सामान समेटने और निकल जाने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया था। असल में तुगलक ने हजारों परिवारों को लगभग 1200 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर जाने का आदेश दिया था। इब्न बतूता ने दिल्ली की आबादी के निकल जाने और दौलताबाद की उनकी यात्रा का एक बहुत ही दुखद डिटेल्ड विवरण दिया है, और असल में मैं उनके विवरण को पढ़ सकता हूँ। ज्यादातर ने हुक्म मान लिया, लेकिन कुछ लोग अपने घरों में छिप गए, और समय सीमा खत्म होने के बाद सुल्तान ने तलाशी का हुक्म दिया और उसके गुलामों को सड़कों पर 2 आदमी मिले, एक अपंग और दूसरा अंधा। उन्हें सुल्तान के सामने लाया गया और सुल्तान ने हुक्म दिया कि अपंग को किले की दीवार से फेंक दिया जाए और अंधे आदमी को दिल्ली से दौलताबाद तक घसीटा जाए, जो 40 दिनों की यात्रा थी। वो सड़क पर टुकड़े टुकड़े हो गया और दौलताबाद तक सिर्फ उसका पैर ही पहुंचा। जो यात्री सही सलामत दौलताबाद पहुंच पाए थे, उन्हें एक जबरदस्त नजारा देखने को मिला। ये किला, जो एक विशालकाय ढांचे की तरह मैदानों से ऊपर उठता है, ये देवगिरी नाम की कठोर बेसॉल्ट चट्टान के पहाड़ पर बना है, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। ये डरा देने वाला दृश्य है और मीलों दूर से दिखाई देता है। ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, इसलिए जब आप अचानक इसके सामने आते हैं तो ये आपके सामने एक जायंट की तरह होता है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो इसमें जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है वो आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करता है। किले का सबसे ऊंचा शिखर मैदान से लगभग 650 फुट ऊपर है। ये भारत के महान किलों में से एक है। ये एक प्राकृतिक किला है जिसके 3 तरफ बहुत खड़ी चट्टानें हैं। चौथी तरफ चट्टानों को इस तरह काटा गया जिससे लगभग सीधी दीवार बन जाए। इसे हमले के इरादों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। पहाड़ी की तलहटी में एक खाई बनाई गई थी जो बेशक मगरमच्छों से भरी हुई थी। एक और रोधक। जब इब्न बतूता वहां पहुंचे तो वो भी उतने ही प्रभावित हुए। उन्होंने लिखा कि अभेद्यता में इसकी कोई बराबरी नहीं है। किले को मूल रूप से 12वीं शताब्दी के अंत में पहले यादव राजा ने अपने गढ़ के रूप में बनवाया था। बाद में इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया। अंदर के प्रमुख स्थलों में से एक चांद मीनार है। इसका निर्माण तुगलक के समय के बाद हुआ था, जब किला बहमनी सुल्तानों का था। ये रणनीतिक किला सदियों से कई शासकों के हाथों में पड़ चुका है। बाद में ये मुगलों, मराठों और फिर अंग्रेजों के पास गया। सबसे सुरक्षित स्थान शीर्ष पर स्थित गढ़ था। यहां से तुगलक सहित इसके दूसरे शासक आसपास की दक्कन जमीन का शानदार नजारा देखते थे। ये वो स्थान है जहां किले के शासक खतरे के समय पीछे हट जाते थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ऊपर आना मुश्किल काम हो। जो सबसे कमाल बात है वो है गढ़ तक पैदल चलना, और आपको कई दीवारों
और मीनारों से जिगजैग करते हुए जाना होता है, जिनमें आने वाले सैनिकों पर खौलता हुआ तेल डालने के लिए दरारें बनी हुई हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर रक्षात्मक इंतजाम किए गए थे। औरंगजेब के शासनकाल की एक तोप भारत में अपने समय की सबसे बड़ी तोपों में से एक मानी जाती है। जैसे जैसे आप शीर्ष पर पहुंचते हैं, रास्ता मुश्किल और संकरा होता जाता है और आखिरकार सामने एक अंधेरा दरवाजा दिखाई देता है। अंत में टॉप पर ये अजीब गुफा जैसी सुरंगें हैं, जिनमें से कुछ को जानबूझकर गुमराह करने के लिए बनाया गया है। सिर्फ एक ही टॉप तक ले जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक की काली भूल भुलैया किसी भी आक्रमणकारी को विचलित कर देगी। वो अभी भी भयानक है। सोचिए 700 साल पहले वो कितनी डरावनी रही होंगी। इसके बारे में दिलचस्प कहानियां हैं। उस समय जब इब्न बतूता ने यहाँ का दौरा किया था और वो एक चमड़े की सीढ़ी के बारे में बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल इस गढ़ के अंदर तक पहुँचने के लिए किया जाता था। इब्न बतूता ने एक साहसी आदमी होने के नाते जरूर भूल भुलैया का जायजा किया होगा, चाहे वो कितनी भी डरावनी रही हो। ये शायद इसी समय के आसपास है जब बतूता लिखते हैं कि कैसे पागल राजा के साथ उनके निकटता उनके लिए चिंता का विषय बन रही थी। उन्हें डर था कि वो तुगलक का अगला निशाना हो सकते हैं। शायद कुछ ही समय बाद वक्त रहते इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की नौकरी से भागने में सफल हो गए, क्योंकि तुगलक का पागलपन और खून की प्यास आने वाले कई सालों तक जारी रहने वाली थी। जहां तक बात है दौलताबाद की, वो ज्यादा समय तक राजधानी नहीं रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली लौटने का फैसला किया और नागरिकों को वापसी की लंबी पैदल यात्रा शुरू करने का हुक्म दिया। पुलाशी या प्लासी, जैसा कि ब्रिटिश इसे बुलाते थे, एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जिसे अब भुला दिया गया है। फिर भी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के करीब जमीन का ये एकांत टुकड़ा भारतीय इतिहास के महान मोड़ों में से एक का गवाह था। आज जब आप प्लासी के बैटलफील्ड में जाते हैं तो इस खाली बागीचे में स्मारक वीरान पड़े हैं, जहां अब पर्यटक बहुत कम जाते हैं। आप वहां लगभग अकेले होंगे। ये भागीरथी नदी के किनारे एक शांत जगह है, लेकिन वहां के स्मारक खून और विश्वासघात से सने अतीत की कहानी सुनाते हैं। जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सामना किया था। सिराज कंपनी के बढ़ते लालच और विस्तारवाद को रोकना चाहते थे। कंपनी के 3000 के मुकाबले 50,000 लोगों के साथ ये काफी आसान होना चाहिए था, लेकिन अपनी ज्यादा संख्या के बावजूद सिराज को एक बड़ी हानि हुई। वो एक बदनाम शासक थे। उनका सेनापति मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाहता था और सिराज को भनक भी नहीं थी कि जाफर और दूसरे लोगों ने पहले ही क्लाइव के साथ सौदा कर लिया था। जाफर ने नवाब को भरोसा दिलाया कि वो दाहिनी ओर से अंग्रेजों पर हमला करेगा, लेकिन वो एक खोखला वादा था। मीर जाफर अपनी सेना के साथ तब पीछे हट जाएगा जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और आपको एहसास होगा कि कैसे इतिहास एक मौके पर पूरी तरह से बदल सकता है। वो बारिश का मौसम था। अंग्रेजों ने ये सावधानी बरती कि उनका बारूद सूखा रहे, पर सिराज के लोग उतने सावधान नहीं थे। सिराज की सेनाओं की संख्या दुश्मन से बहुत ज्यादा थी। ये मानते हुए कि ब्रिटिश तोपें उनकी तोपों की तरह बारिश में बेकार हो जाएंगी, बंगाल की सेना आगे बढ़ी। ये एक ऐतिहासिक भूल थी। अंग्रेजों ने घातक आग की बौछार से जवाब दिया। लड़ाई में शामिल होने के बजाय मीर जाफर की सेनाएं साजिश के तहत पीछे हट गईं और सिराजुद्दौला ने केवल 11 घंटों में बंगाल खो दिया। ये अंत की शुरुआत थी। यह हकीकत कि सिराजुद्दौला के लोगों ने अपने बारूद को गीला होने दिया और वो अपनी तोपों का इस्तेमाल नहीं कर सके, इसका मतलब था कि मुर्शिदाबाद गिर गया और ईस्ट इंडिया कंपनी सत्ता में आ गई और आखिरकार बन गया ब्रिटिश राज।
उस युद्ध की लूट के निशान मुर्शिदाबाद में आज भी मौजूद हैं। 1000 दरवाजों वाला महल या 1000 द्वारी महल 1834 में बनाया गया था। इसे मीर जाफर के वंशज नवाब हुमायूं जाह ने बनाया था, जिसने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अंग्रेजों का साथ दिया था और उसे बंगाल की नवाबी से पुरस्कृत किया गया था। ये एक विशाल इमारत है, 80 फुट ऊंची, 430 फुट लंबी और 200 फुट चौड़ी। नए नवाब इस बात को लेकर स्पष्ट थे कि वो अपने महल के लिए क्या चाहते हैं और उनके स्कॉटिश वास्तुकार डंकन मैक्लॉयड ने उसे पूरा किया। ये इमारत ऐसी दिखती है मानो अंग्रेजी मैदानों से निकालकर बंगाल में रख दी गई हो। वो 1000 द्वारी एक गांव जैसी जगह में ड्रामा था। कभी कभी इनमें से कुछ इमारतें सिर्फ पावर स्टेटमेंट भर ही होती हैं। जैसे कि आप उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें वैसे ही पढ़ा जाना था कि देखो मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये वो ड्रामा था। मेरा मतलब है कि ये वही थिएटर वाली सेटिंग है, ये थिएट्रिकल है। भारत ऐसे शहरों से भरा पड़ा है जो जबरदस्त ताकत और अमीरी तक पहुंचे और फिर रातों रात इतिहास के अंधेरे में डूब गए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अपने समय के दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक के रूप में बंगाल के मुर्शिदाबाद को याद करते हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद ही क्यों? इस सुदूर बंगाली शहर की सफलता की कहानी इसकी रणनीतिक स्थिति से शुरू होती है। ये शहर भागीरथी के तट पर स्थित है, शक्तिशाली गंगा की एक बांह जिसे कोलकाता में हुगली कहा जाता है। असल में ज्यादातर व्यापार नदियों के किनारे ही होता था, तो नदी ही लोगों और माल दोनों के लिए मुख्य परिवहन प्रणाली थी। लेकिन मुर्शिदाबाद के उत्थान का एक और कारण था, एक दूसरे साम्राज्य का पतन। मुगल शासन ध्वस्त हो गया था और अन्य शक्तियां उसकी जगह लेने की कोशिश करने लगी। मराठा साम्राज्य बढ़ रहा था, राजपूत राज्यों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जाट अपनी उपस्थिति महसूस करा रहे थे, उत्तर से अफगानों के हमले हो रहे थे। बहुत अफरा तफरी थी। उस समय के लोग इस अव्यवस्था को ग्रेट एनार्की के नाम से जानते थे और समृद्धि का एक द्वीप, एक जगह जहां उस समय असल में पैसा इकट्ठा हो रहा था, वो था बंगाल और उस धन का एक बड़ा हिस्सा मुर्शिदाबाद आ रहा था। शहर की स्थापना 1703 में मुर्शिद कुली खान ने की थी, जिन्होंने मुगल शासक के रूप में शासन किया था। उस समय की इमारतें शहर भर में बिखरी हुई हैं। यहाँ मानक मुगल निर्माण तरीकों को स्थानीय सामग्रियों के अनुसार ढाला गया है, जिससे इन इमारतों को एक अनोखा चरित्र मिलता है। हमारे बंगाल में पत्थर नहीं है, इसलिए उन्होंने ईंटों का इस्तेमाल किया और ईंटों और शैडोज के साथ उसी तरह का सरफेस दिखाने के लिए छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया। मुर्शिद कुली खान को उनके द्वारा बनाई गई मस्जिद में दफनाया गया। एक कब्र जिसे विनम्रतापूर्वक प्रवेश द्वार की सीढ़ियों के नीचे रखा गया है ताकि तीर्थ यात्रियों के पैर उस पर चल सकें। मुर्शिदाबाद संस्कृतियों का संगम बन गया। निवासी हिंदू शैली इस्लामी आप्रवासियों के साथ घुल गई है। चार बंगला मंदिर परिसर इस मिश्रित शैली का एक शानदार उदाहरण है। बंगाल के नवाब असल में बहुत दयावान और उदार थे और उन्होंने लोगों को बहुत सारे मंदिर बनाने की अनुमति दी। नटोर की हिंदू रानी भवानी द्वारा निर्मित चार बंगला बेमिसाल है। अन्य मंदिरों के विपरीत इसमें मेहराब और गुंबद है और फिर ये हिंदू प्रतिमाओं से ढके हुए हैं। बहुत ही कम समय में मुर्शिदाबाद का छोटा शहर तेजी से विकसित हुआ। सिर्फ 3 पीढ़ियों में ये लंदन के आकार का हो गया और भारत की सबसे अमीर जगह बन गया। ये वो समय था जब बंगाल में लाखों करघे थे जो दुनिया में सबसे सस्ता लेकिन सबसे अच्छा रेशम तैयार करते थे। दुनिया के बाजारों में मुर्शिदाबाद और बंगाल से आने वाले रेशम और कपास की बाढ़ आ गई थी। पूरे यूरोप में उसकी मांग थी, यहाँ तक कि मुर्शिदाबाद से कपास के आयात की बाढ़ के कारण मेक्सिको में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा था। उस समय ये दुनिया का एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र था और ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और डच सभी उसका एक हिस्सा पाने की होड़ में थे। 1750 के दशक तक मुर्शिदाबाद दुनिया की सबसे अमीर जगहों में से एक बन गया था। दुनिया भर से व्यापारी यहाँ आते थे। व्यापार पहले की तरह फल फूल रहा था। जहाँ व्यापार था वहाँ साहूकार थे।
मुर्शिदाबाद में कई साहूकार थे। सबसे प्रमुख जगत सेठ थे, जो एक मारवाड़ी परिवार द्वारा संचालित बैंकिंग समूह के प्रमुख थे। जगत सेठ भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र के धन को नियंत्रित किया था। वो न सिर्फ अपने समय के सबसे अमीर बैंकर थे, बल्कि जाहिर तौर पर उस समय के बैंक ऑफ इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा अमीर थे, लेकिन वो राजनीति में भी गहरी रुचि रखते थे। जगत सेठ नवाब सिराजुद्दौला को हटाने की साजिश में एक प्रमुख खिलाड़ी था। उसके पास पैसा था, लेकिन उसे बाहुबल और राजनीतिक ताकत की जरूरत थी। इसके लिए उसने वहां की दूसरी उभरती ताकत की ओर रुख किया। रॉबर्ट क्लाइव एक चालाक और महत्वाकांक्षी इंसान, और दुनिया जानती थी वो बेशर्म भी था। वो न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को आगे बढ़ाना चाहता था, बल्कि अपने हितों को भी। जगत सेठ के साथ मित्रता करना दोनों के लिए फायदेमंद था। सब जानते हैं कि उन्होंने क्लाइव को हायर किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हायर किया कि अगर वो सिराजुद्दौला से छुटकारा पा लेते हैं तो वो दोनों को 10-10 लाख पाउंड्स देंगे। ये कहना सही होगा कि उन्होंने ही सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीति में आकर्षित किया और उन्हें एहसास कराया कि भारतीय संघर्षों में प्रवेश करना कितना फायदेमंद हो सकता है। जगत सेठ की हवेली अभी भी खड़ी है। उनके जैसे कई साहूकार थे जिन्होंने बंगाल में बहुत पैसा कमाया और जमीन के मालिक यानी जमींदार बन गए। जमींदारों की संख्या कई गुना हो गई और इन सभी जमींदारों को अब ये दिखाना था कि वो जमींदार हैं। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी राजबाड़ी या महल और या एक मंदिर बनवाया। ये हर जगह बनने लगे, पहले मुर्शिदाबाद में और फिर पूरे बंगाल में। काठगोला महल जमींदारों की राजबाड़ी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुर्शिदाबाद के सुनहरे दिनों में जो पैसा कमाया जाता था, उसे कैसे खर्च किया जाता था, उसकी एक बेमिसाल यादगार। आकांक्षाओं में एक यूरोपियन रुझान नजर आने लगा था। वास्तुकला ये स्पष्ट करती थी कि शहर में नए मालिक कौन थे और हटाए गए नवाब का क्या हुआ। प्लासी के युद्ध और क्लाइव की जीत के बाद उसका क्या हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का अंत भयानक हुआ। मीर जाफर और उसके बेटे मीर दौरान ने उसका पीछा किया और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इतिहास में यह दर्ज है कि सिराज ने दया की गुहार लगाते हुए वादा किया कि वो चला जाएगा और फिर कभी राजनीति में नहीं आएगा। उनकी मिन्नतें काम नहीं आई और उन्होंने एक कसाई को बुलाया कि वो आए और उसे खत्म कर दे। सिराज को शायद अंत तक विश्वास रहा होगा कि वो बच जाएगा, लेकिन वो गलत था। लेकिन कसाई ने पहले ही अपना चाकू निकाल लिया था और अपने चाकू से उस पर बहुत ही बेरहम तरीके से वार करता गया। सिराजुद्दौला को मुर्शिदाबाद में उनके दादा की कब्र खुशबाग में दफनाया गया। शासक के रूप में उनकी अलोकप्रियता के बावजूद इतिहास उन्हें एक दुखद नायक के रूप में याद करता है। वो इंसान जो शायद अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को कुचल देता और उसके साथ ही विश्व इतिहास की दिशा भी बदल देता। उसके बजाय वो एक भूली हुई कब्र में दफन है। इससे भी बदतर हालत राजघराने की महिलाओं की हुई, जिन्हें नाव पर बिठाकर हुगली के बीच में भेजा गया और नाव को डुबा दिया गया। जब उनके शव बहकर किनारे पर आए तो उन्हें सिराजुद्दौला के बगल में एक ढेर की तरह दफना दिया गया। आप मुर्शिदाबाद में कब्रों की इस लंबी कतार को देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत तक चहल पहल 180 किलोमीटर दक्षिण में कलकत्ता जा बसी। हुगली पर स्थित बंदरगाह शहर को पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी बनना था, जबकि मुर्शिदाबाद समय में धुंधला गया और भारत हमेशा के लिए बदल गया।